हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग खासकर जो वन के बारे में पढ़ रहे थे टॉपिक को लेकर, तो उसी की अगली श्रृंखला है, यानी फॉरेस्ट एरियाज़ को हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। जैसा आपने देखा, हमने पिछले वीडियो में जो आपकी वनस्पतियाँ थी हमने उसको पढ़ा है, कैसे वर्षा के आधार पर पढ़ा है। और अब पढ़ेंगे हम लोग आज जो होगा वो पर्वतीय क्षेत्र की क्या होंगे, आपके फॉरेस्ट होगा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की जो कह सकते हैं वन है उनके बारे में पढ़ना है। अब पर्वतीय क्षेत्र भी हमारे भारत में कई प्रकार के आपको मिल जाएंगे। एक तो हिमालयी वाला पर्वतीय क्षेत्र मिल जाएगा, और दूसरा आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर जो आपके फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको हमें देखना है। तो यानी आज हम लोग बात करेंगे जो ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर फॉरेस्ट एरिया हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यानी जो वर्टिकल यानी कि ऊंचाई के आधार पर। तो अब तक हमने पढ़ा है वर्षा के आधार पर यानी कि क्षैतिज वाला, अब पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्वतीय वन होते हैं, तो पर्वतीय वनों में आप देखेंगे तो वहाँ पर वर्षा से ज़्यादा इफेक्ट वनस्पतियों के विकास में कौन डालेगा, तो तापमान डालता है, यानी टेम्परेचर वो डालता है। जैसे अगर मैं साउथ इंडिया की बात कर लूँ, यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात कर लूँ, तो यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो भी आपके फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं, तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं वर्षा से ज़्यादा टेम्परेचर इफेक्ट डालता है वनस्पतियों के विकास पर। लेकिन जब हम लोग हिमालयी क्षेत्र में जाते हैं, तो हिमालयी क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पर पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती हैं। और हिमालय भी दो भागों में बांटते हैं हम लोग, एक पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। तो वहाँ पर टेम्परेचर कम प्रभाव डालता है वनस्पतियों के विकास में, लेकिन वर्षा ज़्यादा डालती है। क्योंकि आप पूर्वी हिमालय से पश्चिम हिमालय की तरफ जब भी चलेंगे तो वर्षा की मात्रा वैसे वैसे घटती चली जाती है। यानी कि पूर्वी हिमालय पर वनस्पतियां आपको काफ़ी ऊंचाई तक मिलेंगी, यानी कि लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक भी वनस्पतियां मिल जाएंगी, जैसे टुंड्रा, ये सारे। लेकिन वहीं पे अगर आप पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वनस्पतियाँ होंगी वो कम हाइट पे पाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हमें आज से क्या देखना है, जो हमें वनस्पति की जब बात करेंगे तो वनस्पति में हमें क्या देखना होगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वनों का वितरण। यानी वर्टिकल देखना है, ठीक है, जिसपे खासकर जो ऊंचाई के आधार पर देखना है हमें, वन का विकास देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में, ध्यान रखिए कि भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में होता क्या है कि वर्षा से ज़्यादा तापमान वनस्पति को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभावित करती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ये समझें कि भारत में या भारत के पर्वतीय क्षेत्र में वन या वनस्पति को वर्षा से ज़्यादा तापमान प्रभावित करती है। प्रभावित करती है। ठीक है, तो यानी कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में वन या वनस्पति को वर्षा से ज़्यादा तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या करती है, प्रभावित करती है। अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो खासकर, या मैं ये ऐसी बात कर लूँ, देखो कि अगर ऊंचाई के क्रम में अगर वन की बात करें तो वन जो है ऊंचाई क्रम में कैसे लगेंगे, ठीक है ना।
ऊंचाई के क्रम में वन। ठीक है, ये कैसे होंगे? ठीक है, तो ऊंचाई क्रम में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो देखिएगा कौन कौन से स्टेप आते रहेंगे ऊंचाई के क्रम में। यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कि ऊंचाई क्रम में कौन कौन से स्टेप आपको, किस स्टेप पे कौन सा मिलेगा, वन। देखिए इन सब की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय वन मिलेगा। कैसा? उष्ण कटिबंधीय वन मिलेगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मिलेगा। थोड़ा इससे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका उपोष्ण मिल जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मिल जाएगा। और ऊपर चढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कह सकते हैं समशीतोष्ण। ठीक है, या हम लोग जिसे हम लोग शीतोष्ण भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे समशीतोष्ण, समशीतोष्ण मिल जाएगा। और थोड़ा और ऊपर चलें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको शंकुधारी वन मिल जाएगा। यहाँ पे शंकुधारी वन मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा वनस्पति मिल जाएगी। ठीक है, वनस्पति मिल जाएगी। तो यानी अब जब ऊंचाई के आधार पे आप चलते हैं ना, ऊंचाई के आधार पर, तो नीचे उष्णकटिबंधीय मिल जाएगा सदाबहार वन, फिर आपको उपोष्ण मिल जाएगा। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय मिल जाएगा, फिर समशीतोष्ण वन मिल जाएंगे, शंकुधारी, फिर वो टुंड्रा वन मिल जाएगा। अब ये जो ऊपर चल के देखेंगे, जो ये टुंड्रा वन है, ये खासकर आप देखेंगे तो 4000 की मीटर की ऊंचाई पर ये लगभग मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं मिलते हैं। तो ये लगभग आप देखेंगे तो छोटे घास होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं? छोटे घास के मैदान होते हैं, तो उसी में छोटी मोटी वनस्पतियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर अब लोग बात करते हैं, जो आपका तापमान के आधार पर वनस्पतियों को दो भागों में बांटा है। ठीक है, यानी कि तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर हमने वन या वनस्पति को कितने, तो दो भागों में बांटा है। दो भागों में इसको हमने बांटा है। ठीक है, तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? ये दो भाग कौन से हैं? तो एक तो होगा का आपका जो प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतीय वन है, एक होगा हिमालय के प्राकृतिक या पर्वतीय वन हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक क्या होगा यहाँ पर, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वन, और इधर हो जाएगा हिमालय के पर्वतीय वन। ठीक है, ये हो जाए हिमालय। ठीक, तो अब इनकी अलग अलग क्या है, इनकी विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतीय वन है या वनस्पतियां हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, किन किन क्षेत्रों में मिलेंगी। ठीक, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं, खासकर इस वाले पे, बाद में वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतीय वन की बात करेंगे तो ये खासकर ये निम्न अक्षांशों पर स्थित होते हैं।
अगर आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतीय वन हैं ये निम्न अक्षांशों पर स्थित होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वर्षा कम होती है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतीय वन है यहाँ पर वनस्पतियों के विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। किसकी अपेक्षा? वर्षा की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वनों के लिए टेम्परेचर ज़्यादा मायने रखता है वनस्पतियों के विकास के लिए, वर्षा नहीं। है नहीं? सबसे बड़ा कारक उसका क्या है? टेम्परेचर। क्योंकि हम सभी को पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो हो कम होना शुरू हो जाता है। तो यानी और आप देखोगे यही एक रीज़न होगा कि साउथ इंडिया में पर्वतीय वन हैं लेकिन इन पर्वतीय वनों पे आपको कहीं भी शंकुधारी वन या फिर हम लोग कह लें कि वहाँ पे टुंड्रा वन ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यानी कि इस विशेषताओं में ये अगर देखें तो इसमें बता सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वन यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के वन निम्न अक्षांशों पर स्थित हैं जहां वर्षा से ज़्यादा तापमान प्रभावी रहता है। ठीक है? इसलिए यहाँ तो किस प्रकार के? तो जो आपका टुंड्रा है या फिर कह सकते हैं शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ शंकुधारी व टुंड्रा नहीं, शंकुधारी और टुंड्रा वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है? ये आपके नहीं मिलेंगे। उसके अलावा देखिए दूसरी विशेषता क्या है कि जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वन है यहाँ पे सोलाज घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है? क्या बताएंगे? सोलास। ठीक है? तो प्रायद्वीपीय भारत के कैसे? तो उपोष्ण, कैसा? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में सोलास घास मैदान पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में 16 या कहीं 16 से रहता 16 घास के मैदान पाए जाते हैं
जिनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो आप बताएंगे जिनका विस्तार आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है, जो अगस्त मलाई पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों पर जिनका विस्तार नीलगिरी, अगस्त मलाई, पालनी, पश्चिमी घाट पर है। तो जो सोलाज घास के मैदान हैं ये नीलगिरी पहाड़ी, अगस्तमलई, पालनी और पश्चिमी घाट पर ये स्थित हैं, ठीक है, आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब है कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वनों में कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इस प्रकार के वन में आपके कौन कौन से क्या हैं, वृक्ष हैं। तो यहाँ पर आपको एक यूके लिप्टिस मिल जाएगा, यूके लिप्टिस मिल जाएगा, जिसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी इसे माना जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो सिनकोना या फिर वैटल, ठीक है, वैटल। इसके अलावा आप देखेंगे तो सिनकोना या फिर वैटल या मिगलोनिया, जिसे हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं क्या, जिसे हम उससे नाम देंगे मिगलोनिया, ठीक है, मैग्नेलिया। तो ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, कहाँ, भारतीय जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, देखिए, हिमालय के पर्वतीय वन को लेकर, ठीक है, हिमालय के पर्वतीय वन हैं, इन पे चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सवाल पूछा गया है आपसे, ध्यान रखना, एक बार सवाल आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि जो ये 16 घास के मैदान हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है साउथ इंडिया में। कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट पर, कहाँ पे, खासकर पश्चिमी घाट पर। और ये जो पश्चिमी घाट पे ही तो पहाड़ियाँ ये हैं, नीलगिरी, अगस्त्यमाला, पालनी, ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर ही स्थित हैं। तो अब आते हैं हिमालय के पर्वतीय वन की तरफ। चलो अब आते हैं हिमालय के पर्वतीय वन। हिमालय के पर्वतीय वन की बात करते हैं। देखो हिमालय के जो पर्वतीय वन है ना, अब ध्यान रखना, हिमालय के जो पर्वतीय वन हैं, हिमालय के जो भी क्या है पर्वतीय वन है, वहाँ पर आप देखोगे साउथ इंडिया के मतलब प्रायद्वीपीय पठार की अपेक्षा यहाँ पे हाइट इनकी क्या है, ज़्यादा है, हाइट क्या है, ज़्यादा है। तो अब कहीं ना कहीं यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तापमान से ज़्यादा वनस्पतियाँ प्रभावित होंगी, किससे, तो वर्षा से होंगी, क्योंकि पूर्वी हिमालय से पश्चिम हिमालय की तरफ जाने पे वर्षा की मात्रा कम होती है, और जब कम होगी तो हमें अंतर भी वनस्पतियों के विकास में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में तापमान की अपेक्षा वर्षा प्रभावी है। क्योंकि
पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाने से वर्षा की मात्रा क्या घटती है, वर्षा की मात्रा घटती है। तो जब वर्षा की मात्रा घटेगी तो फिर हमें वनस्पतियों के विकास में क्या होगा, अंतर भी तो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, अंतर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पूर्वी हिमालय से पश्चिम हिमालय की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। दूसरी बात कि अगर आप पूर्वी हिमालय से पश्चिम हिमालय की ओर जाएंगे तो ऊंचाई में भी देखेंगे कमी आएगी, ऊंचाई में भी कमी आती घटती है। और यहीं पे लिखेंगे कि वह ऊंचाई में भी क्या आती है, कमी, वह ऊंचाई में भी कमी। यानी कि पूर्वी हिमालय में वनस्पतियां ज़्यादा हाइट पे मिलेंगी और पश्चिम हिमालय पे वनस्पतियां कम हाइट में मिलेंगी। यानी कि पूर्वी हिमालय पे जितनी कैसे ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाएगी उससे कम हाइट पर पश्चिम हिमालय पर वनस्पति पाई जाएगी। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोग लगभग हम हाइट लेते हैं वही 1500 से 1700 मीटर की बात करें, तो यानी हिमालय के अगर मैं बात करूँ कि 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पर जो ताड़ है, किसके बारे में पढ़ा, सॉरी जो आपका चीड़ है। ठीक है, तो 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा, तो देखो चीड़, चीड़ के वृक्ष का विस्तार क्या है, ज़्यादा है। इसका विस्तार क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, ये देखो जो चीड़ का वृक्ष है, चीड़ का वृक्ष, इससे एक कह सकते हो चीज़ प्राप्त होती है जिसे हम लोग क्या वैसे अपने भाषा में कह सकते हैं लीसा, क्या बोलते हैं, लीसा। और लीसा से ही बनेगा आपका तारपीन का तेल। क्या बनेगा, तारपीन का तेल। तो ध्यान रखना, चीड़ से क्या, तो लीसा एक पदार्थ है, पदार्थ क्या होता है, प्राप्त होता है, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, तारपीन का तेल बनाया जाता है। तारपीन का तेल बनाया जाता है। अब तारपीन का तेल का जो है कह सकते हैं कि इसका हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, देखो साबुन बनाने में, है नी, कहाँ पे, तो साबुन बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग पेंट बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। कहाँ पर, साबुन बनाने में, पेंट बनाने में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कागज उद्योग में, या कह लो कागज उद्योग में। ठीक है, कहाँ पर, कागज उद्योग में प्रयोग होता है।
तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि जो चीड़ के वृक्ष है, जो चीड़ के वृक्ष का विस्तार ज़्यादा मिलेगा कहाँ पर, कितनी हाइट पर, हिमालय वाले क्षेत्र में 1500 से 1700 मीटर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा और हाइट पे चलें, जैसे मान लो 2000 से लेकर लगभग 3000 किलोमीटर की हाइट पे चलें, तो देखिए इसको इसको ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर जो हम 2000 से कितना, तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर कैसे वन मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं कैसे वनस्पतियाँ, तो खासकर आप देखोगे तो आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन मिलते हैं 2000 से कितना, 3000, 2000 से 3000 की ऊंचाई पर। कैसे, तो कहेंगे क्या, आर्द्र शीतोष्ण वन में, शीतोष्ण वन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे, तो देखो जैसे एक मिल जाएगा देवदार, कौन सा, देवदार। जैसे आपको मिल जाएगा एक ताड़, किसका, ताड़ का वृक्ष, किसका मिल जाएगा, ताड़ का वृक्ष मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर भोजपत्र, सुना है हमने, भोजपत्र, भोजपत्र यहाँ मिल जाएगा, कैसा, भोजपत्र मिल जाएगा। यहाँ पे वैसे भोजपत्रों का देवदार हो गया, और यहाँ पे एक मिलेगा बोरुंस, ठीक है, बोरुंस, हालांकि इसे रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं, बोरुंस को क्या बोलते हैं, रेडोडेंड्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर फर, सिल्वर फर क्या मिलेगा, सिल्वर फर। और एक आपने पढ़ा होगा, हाँ, अब देखो ये चीड़ है तो इतनी हाइट पे चीड़ मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिले, कम मात्रा में मिलेगी, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे इस हाइट पे ज़्यादा मिलती है। ऊपर जाएंगे वैसे चीड़ की जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, और यदि हम 3000 से ऊपर जाएं, अगर हम 3000 से ऊपर जाएं तो फिर वहाँ पर ऊंचाई पे आपको अल्पाइन वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अल्पाइन वन मिलते हैं, जो कि जो ऋतु प्रवासन करने वाली जो जनजातियां होती हैं, जैसे बुक्सा हो गई, भोटिया हो गई, और गद्दी हो गई, बक्करवाल हो गई, तो ये सब उस हाइट पे जाके अपनी बकरियों को चराते हैं या उन वनों का प्रयोग करते हैं। तो यानी आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर अगर ये लिखा जाए कि अगर हम कहाँ चलें, देखो अगर 3000 मीटर की ऊंचाई पर, और ये ऊंचाई कहाँ की ऊंचाई, यानी जो हिमालय क्षेत्र की है उस क्षेत्र की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, हिमालय में, ठीक है ना, हिमालय में बात कर रहे हैं। तो अगर जो हम देखें 3000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनों का विकास हुआ है, इनका उपयोग, इन वनों का उपयोग, वन क्या है, लगभग एक प्रकार से घास ही है ये, ठीक है, छोटे। तो आप बताएंगे क्या, इनका उपयोग ऋतु प्रवासन करने वाली जनजातियां, जैसे भोटिया, बक्करवाल, भोटिया बक्करवाल,
या गद्दी कह सकते हैं, गद्दी, गद्दी करते हैं। ठीक है, ये करते हैं। अच्छा, ऋतु प्रवासन का मतलब क्या हो गया? ऋतु प्रवासन का मतलब हो गया कि भाई ये जो बक्करवाल है, गद्दी है, भोटिया है, तो जो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये अपने साथ में इनका आजीविका कैसे चलता है? ये पशुपालन करती हैं। क्या करती हैं? ये पशुपालन करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? पशुपालन करती हैं। तो अब हर समय घास तो आपको मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गर्मियों के समय में यानी ग्रीष्म काल में ये लोग अपनी बकरियों, भेड़ों को लेकर ये ऊंचाई पे चले जाते हैं। अब ऊंचाई पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जब गर्मी होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जो आपके बर्फ़ होंगे वो पिघलेंगे और वो घास के मैदान वो बर्फ़ से मुक्त हो जाते हैं। तो वहाँ पे चला लिया उन्होंने। ठीक है, चरा लिया, पशुचारण कर लिया। अब क्या होगा? अब जब सर्दियों का समय आएगा, ठीक है, जब सर्दियों का समय आएगा तो ये जनजातियाँ अपनी भेड़ बकरियों के साथ ये ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे और फिर जो घाटियों में घास के मैदान होंगे उनका उपयोग करते हैं। तो यानी कि ऐसे जनजातियाँ जो ऋतु के अनुसार अपना प्रवासन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, उसे कहते हैं ऋतु प्रवासन करने वाली जनजातियाँ। कि जो ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो इंटरचेंज करती रहें। ठीक है ना, यानी गर्मियों के समय ऊंचाई पे चले जाएंगे, सर्दियों के समय वो कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अच्छा, एक सवाल आपसे, मेरे हिसाब से पूरी लाइन को ही ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, पूरी लाइन को ही ध्यान रखनी चाहिए। क्या ध्यान रखनी चाहिए? सवाल ये पूछा गया है कि पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ विषुवतीय रेखा एवं समुद्री से निकटता के कारण न केवल औसत तापमान में अधिकता रहती है बल्कि वर्षा की भी अधिक मात्रा होती है। यही कारण है कि पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में प्राकृतिक वनस्पति की कैसे सघनता, जैव भार और जैविकता अधिक है। यानी इनने सिर्फ ये बोला है कि देखो, इन्होंने सवाल ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, ऐसे अगर हम मान लें कि यहाँ पर एक हिमालयी क्षेत्र बना लें, ठीक है, इस तरीके से सपोज करो ये हमने हिमालय क्षेत्र बना लिया। ठीक है, तो इसको अगर हमने दो पार्ट में क्या कर दें? डिवाइड कर दें। इसको अगर दो पार्ट में ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या कर दें? डिवाइड कर दें। और इसको मान लें कुछ समय के लिए क्या कि ये है पश्चिमी हिमालय, ये क्या? पश्चिमी हिमालय। और ये मान लिया हमने क्या, ये है आपका पूर्वी हिमालय, ये क्या? पूर्वी हिमालय, ये क्या? पूर्वी हिमालय। तो अब इसे सवाल इन्होंने ये कहा है कि पूर्वी जो हिमालय है यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उनमें सघनता पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है? सघनता पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा ठीक ठाक भी होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है। इसकी हाइट क्या है? ज़्यादा है। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? तो देखिए, जो भारत में पूर्वी हिमालय है ना, ध्यान रखिए, भारत में जो पूर्वी हिमालय है वो कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा से नज़दीक है। भूमध्य रेखा क्या है? नज़दीक है। पश्चिम हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना भूमध्य रेखा से क्या है? दूर है। तो यानी कि इसको हम लोग समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो ये है आपका है पूर्वी हिमालय और ये क्या? पश्चिम हिमालय। यानी इसको थोड़ा और अगर हम डायग्राम रूप से अगर समझना चाहें तो इसको फिर हमें एरेज करना पड़ेगा और फिर मैं मैप बनाता हूँ, फिर उस पर ज़्यादा ही बेहतर सही समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग एक छोटा सा भारत का मैप बनाते हैं, अब देखो हिमालय का जो विस्तार है वो किस तरीके से,
तो हिमालय का विस्तार तो कुछ ऐसे ही ना, इस वाली डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, भाई यही तो है ना हिमालय, हिमालय ऐसे ही है इस तरीके से। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये वाली नीचे जो एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन जो है ये भूमध्य रेखा है, यानी 0 डिग्री ये क्या है, अक्षांश है, ये तो है ना 0 डिग्री ये क्या है, अक्षांश है। भाई इसे ही तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ये तो कहते हैं ना, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, ये भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा ये चीज़ आज एक चीज़ और भी समझे आप कि इसने यही तो बोला है ना। अच्छा बीच में अगर डिवाइडेशन हम कर दें, यहाँ पे डिवाइडेशन कर दें इस बात को लेकर कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये हिस्सा जो है यहाँ पर, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर, ये हिस्सा इधर से क्या है आपका, ये पश्चिमी हिमालय है, ठीक है, ये क्या आपका है, ये है पश्चिमी हिमालय, क्या है पश्चिमी हिमालय, और ये हिस्सा जो है वो है क्या आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो अब होता क्या है कि देखो जो पूर्वी हिमालय है, ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी हिमालय है यहाँ पर जो आपकी चोटियाँ हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा हाइट की पाई जाती है, या पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय को अपेक्षा क्या है, ऊंचाई पर, क्या है, ऊंचाई पर है। जबकि पूर्वी हिमालय अक्षांश कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक है, क्या है, नज़दीक है। और आपने पढ़ा भी कि जब ये बंगाल की खाड़ी से मानसून का जब प्रवेश होता है पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए, जब ये पश्चिम की ओर जाती है तो पूरब से पश्चिम की ओर जैसे जैसे वर्षा की मात्रा जाती है, जैसे जैसे मानसून जाता है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। तो सवाल एक आपसे ये पूछा गया, आपसे कि पूर्वी हिमालय पर, ठीक है, जो आपकी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां या वन जो है ये ज़्यादा क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है। सेकेंड बात पूछा यहाँ पे, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जैव भार भी क्या है, जैव भार भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर आपका जैव विविधता भी क्या है, ज़्यादा है, जैव विविधता भी क्या है, पूर्वी हिमालय पे ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा जो पूर्वी हिमालय है ये पश्चिम है की तुलना में ऊंचा है। आपने पढ़ा ना कि हॉट, मतलब भारत में 4 क्या हैं आपके हॉट स्पॉट हैं, क्षेत्र हैं, उन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से एक पूर्वी हिमालय भी क्या होता है, शामिल होता है, एक पूर्वी हिमालय भी क्या होता है, शामिल होता है। अच्छा अब देखिएगा जो पूर्वी हिमालय है, तो यहाँ पर वनस्पतियाँ यानी वन, जैवभार, जैव विविधता ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे एक लॉजिक है। क्या है लॉजिक है कि देखिए वनस्पतियों के विकास के लिए तापमान और वर्षा ज़्यादा ये मायने रखते हैं, या इनका महत्वपूर्ण रोल होता है उनके विकास के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो पूर्वी हिमालय है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर कि ये किसके नज़दीक है, भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक है नहीं। जबकि पश्चिम हिमालय देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा से क्या है, दूर है, ये क्या है, दूर है, और ये क्या है आपका निकट है पूर्वी हिमालय। तो आप खुद ही बताइए कि टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा दिखेगा आपको, पूर्वी हिमालय पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखने वाला है नहीं, ज़्यादा दिखने वाला है। उसके अलावा अब वर्षा की बात करें, ठीक है, मानसून जब आता है तो ये यहाँ से प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से से, ठीक है, बाकी एक प्रवेश यहाँ से करता है, बाकी यहाँ से जब बंगाल की खाड़ी से चलता है मानसून तो वो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, कहाँ जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, तो वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो अब ये जो पूर्वी हिमालय है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, पश्चिम हिमालय की तुलना में वर्षा यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपसे एक सवाल बना दिया जाए कि पूर्वी हिमालय
वे वनस्पतियाँ अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं और ज़्यादा भी पाई जाती हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है इसका, जबकि पश्चिम हिमालय पर ऐसा कुछ नहीं है? तो इसका एक कारण, दो कारण क्या है कि ये भूमध्य रेखा के क्या है, निकट है, और यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, नहीं रीज़न क्या है। यानी कि जो वनस्पति सपोज हम मान लेते हैं कि अगर जो टुंड्रा वन, सपोज कर लेते हैं टुंड्रा वन अगर जो पूर्वी हिमालय पर 4000 मीटर की हाइट पे अगर पाई जा रही है, तो वही टुंड्रा वन आपको पश्चिम हिमालय पर कहीं ना कहीं वो 3500 या कह सकते हैं कि 3500 मीटर की हाइट पर आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये वाला हिस्सा पूर्वी हिमालय ज़्यादा ऊंचा है, किसकी तुलना में, पश्चिम हिमालय की तुलना में ज़्यादा ऊंचा है। तो क्या आप ये मेरी बात इतनी समझ पा रहे हैं कि रीजन क्या है क्या नहीं है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में तो यहाँ पे वन ज़्यादा क्यों है, ठीक है ना, वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो वन भी क्या है आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पश्चिमी हिमालय जो पूर्वी हिमालय है इसकी ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है। ये सब ज़्यादा है किसकी तुलना में, ये सब ज़्यादा है पश्चिमी हिमालय की तुलना में। किसके हिमालय की तुलना में, पश्चिम हिमालय की तुलना में। आप खुद देखोगे भारत में ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो आपको पूर्वी हिमालय में ही मिलेंगी, चाहे वो कंचनजंगा हो, नामचा बरवा हो, चाहे माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर लूँ वो भी यहीं भी मिलेगा पूर्वी हिमालय में। और पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट भी है भारत का। हॉट स्पॉट वो होता है जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ठीक है, तो ये हमने ये वाली बात थोड़ी समझ ली। अब मैं तुलनात्मक रूप से अगर जो थोड़ा सा अगर देखना चाहूँ यहाँ पर, पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय में अत्यधिक वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, तो आप बताएंगे वो पाई जाएगी कहाँ पर। तो देखो इसको थोड़ा सा हम लोग तुलनात्मक रूप से ऐसे देख लें, यहाँ पे हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं क्या कि पश्चिमी हिमालय व पूर्वी हिमालय की वनस्पतियों का तुलनात्मक अध्ययन देखना है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन देखना है। जैसे ठीक है, ये हमने हिमालय मान लिया। ठीक है, ये हमने हिमालय मान लिया कि भाई ये हिमालय है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने देखा कि ये हिस्सा हो गया। यानी ये आपका रहेगा पूर्वी हिमालय। ठीक है, ये रहेगा कौन सा आपका, पूर्वी हिमालय।
पूर्वी हिमालय, और ये आपका है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी हिमालय। तो अब देखेंगे अगर हाइट की हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो इस वाले रेंज में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको मिलेगा क्या भाई, यहाँ पर ठीक है, या इस वाले हिस्से में तो आपको उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर तो उष्ण कटिबंधीय आपको वनस्पति मिलेगी, यानी कि इस हाइट पर तो बराबर होगा, यहाँ पर वनस्पति बराबर होगी, चाहे वो पूर्वी हिमालय की बात करें चाहे पश्चिम हिमालय की बात करें, यानी जो बेस होगा बेस पे तो क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, बराबर ये होगा। ठीक है, यानी कि हिमालय के कह सकते हैं, हिमालय के स्तर से लेकर यानी कि जो बेस है वहाँ से लेकर 900 मीटर की हाइट तक, चाहे वो पूर्वी हिमालय हो और चाहे वो पश्चिमी हिमालय हो, तो हमने माना यहाँ पर ये जो हाइट है ये 900 मीटर की है। क्या है, 900 मीटर की है। इधर देखेंगे, इधर भी वही कह सकते हैं कि भी 900 मीटर की हाइट होगी। ठीक है, ये भी कितना होगा, 900 मीटर की हाइट होगी। तो चाहे पूर्वी हिमालय और चाहे पश्चिमी हिमालय, दोनों पर देखा जाए तो 900 मीटर की हाइट पर क्या होता है, दोनों जगह वो क्या मिलेगा आपको, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति ही मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये मिलेगी उष्ण कटिबंधीय वनस्पति ही मिलेगी। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये हाइट होगी 1800 मीटर की। ठीक है, 1800 मीटर की, और इधर ये हाइट होगी कितनी, तो ये होगी 1500 मीटर की। कितनी होगी, 1500 मीटर की। यानी कि यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन। यहाँ पे क्या मिलेगा, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ठीक है, आर्द्र वन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आर्द्र वन। यानी कि अगर आप पूर्वी हिमालय पे कितना 1800 मीटर की हाइट पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन मिलेंगे। लेकिन पश्चिमी हिमालय पर ये कहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे, ये 1500 मीटर भी चलेंगे तब भी वहीं से मिलना ये शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही वनस्पति या यही वन आपको पूर्वी हिमालय में कितने हाइट में मिलेगा, तो मिलेगा 1800 मीटर की हाइट पर ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब इससे ऊपर चले तो आपको मिलेगा कौन सा, तो समशीतोष्ण। ये क्या आपका है, समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन। ठीक है, तो अगर जो हम देखें यहाँ पर, तो जो चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, जो मिलेगी 2700 मीटर की हाइट पर। ध्यान रखिए कि जो चीज़ मिलेगी हमें कितनी, 2700 मीटर की हाइट पर पूर्वी हिमालय में, वही चीज़ हमें पश्चिमी हिमालय पे कहीं मिल जाएगी, लगभग वो 2400 मीटर पे मिल जाएगी। वही चीज़ हमें कितनी पर, 2400 मीटर की हाइट पर ही क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, कौन सा, समशीतोष्ण। ठीक है, अब इससे अगर हम ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, इससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो देखिए कितनी हाइट पर जाते हैं। ये हाइट आपकी है कितनी, तो ये हाइट मान लेते हैं, तो ये है आपका कितना, 3300। ये वाली हाइट कितनी, तो 3300 मीटर पर। और इधर क्या आपका है, तो इधर लगभग होगा आपका कितना, तो लगभग 3000 की हाइट होगी, 3000 मीटर की, 3000 मीटर की हाइट होगी। ठीक है, 3000 मीटर की हाइट होगी। तो यहाँ पर आपको कैसा वन मिल जाएगा, यहाँ पे शंकुधारी वन मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा शंकुधारी
वन मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? शंकुधारी वन मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे अगर हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है, इससे अगर ऊपर चलते हैं, भाई कितनी हाइट तक चलें ऊपर? तो देखिए यहाँ पर अगर ये इतना हो गया, अब चलते हैं कितना, 4000 मीटर की हाइट पर अगर चलते हैं, ठीक है ना, 4000 पे अगर चलते हैं, ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया आपका? 4000। यानी पूर्वी हिमालय पर अगर आप 4000 मीटर की हाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ वनस्पतियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे होता है ना टुंड्रा प्रकार का वन, ठीक है, टैगा जैसे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 4000 के मीटर पर क्या मिलेगा? यहाँ पे टुंड्रा वन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टुंड्रा वन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पश्चिमी हिमालय पर ध्यान रखिएगा कि 4000 मीटर की हाइट पे जाने पे वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना, यानी अगर मैं बात करूं, ये जो पश्चिमी हिमालय है, यहाँ पर जो 4000 मीटर की हाइट पे जाने पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ पर वनस्पतियां या वनस्पतियां क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं, विकसित नहीं होती हैं। वनस्पतियां विकसित नहीं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, तो मेरी बात ये तुलनात्मक रूप से आप क्या समझ पा रहे हैं? यानी कि पश्चिमी हिमालय पर लगभग 3000 मीटर तक ही वनस्पतियां आपको मिलेंगी। इससे ऊपर जाएंगे तो वनस्पतियां वो विकसित नहीं होती हैं या आपको वो नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप पूर्वी हिमालय में 4000 के मीटर तक भी जाते हैं, तब भी आपको वनस्पति मिल जाती है। ठीक है, या वन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी हिमालय जो है पश्चिमी हिमालय की तुलना में ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा वनस्पतियों का विस्तार है, ज़्यादा क्या है, जैव विविधता मिलेगा, ज़्यादा जैव भार मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा वर्षा भी होगी, है नहीं? तो ये सारी चीज़ें पूर्वी हिमालय की तुलना में सही हैं। ठीक है, तो ये हमने आज का ये डाटा पढ़ा है। ठीक है, हिमालय के संदर्भ में लेकर वनस्पतियों के विकास को लेकर। ठीक है, अब जो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें आप देखेंगे जो हमने वन पढ़े हैं ना, तो अब वन में क्या होगा, कुछ अनुसंधान क्षेत्र भी हैं, कृषि वानिकी क्या होती है, राष्ट्रीय नीति के बारे में चर्चा करेंगे, या सामुदायिक कृषि वानिकी क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और थोड़ी बहुत हम लोग जो खासकर जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे आपने रामसर या आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ रखा होगा, उस पर भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।